कैंसर की न्यूज़ मिलते ही हम घबरा जाते हैं। मन इतना बेचैन हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं, किस डॉक्टर की सलाह माने, किस डॉक्टर की सलाह ना माने, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स कौन से टेस्ट बता रहे हैं, कितने सारे टेस्ट लग रहे हैं, ये टेस्ट कब तक चलेंगे, ट्रीटमेंट कब चालू होगा, कितना खर्चा आएगा और इतना खर्चा आने के बाद कब तक ट्रीटमेंट चलेगी, क्या ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद हम बच भी पाएंगे कि नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत तिवारी, कैंसर सर्जन। आज ऐसी 3 सबसे बड़ी उलझनों के बारे में बात करूंगा जो कि हर उस व्यक्ति को होता है जिसे यह पहली बार पता चलता है कि उसे या उसके किसी परिवारजन को कैंसर है। पहला सबसे बड़ा उलझन, किस डॉक्टर के पास जाएं? इसका सरल जवाब है कैंसर स्पेशलिस्ट। तो कैंसर स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं? हमारे देश में 3 प्रकार के कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। सर्जन, कैंसर सर्जन जिसे हम कहते हैं, फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। हमारे देश में नेशनल मेडिकल काउंसिल कैंसर सर्जन के लिए 2 प्रकार की डिग्री देती है। एक है MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर DNB सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वैसे ही मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी या DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और उसी प्रकार सिकाई के डॉक्टर जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं, उनकी डिग्री का नाम है MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या DNB रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ये 3 डॉक्टर हैं जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं और सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं और कोई और ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो क्या हम मान लें कि इतने जो डॉक्टर हैं यही सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो नहीं। हमारा देश बहुत बड़ा है, 120 करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग 15 लाख कैंसर के पेशेंट होते हैं हर साल, और हर साल सिर्फ 300 डॉक्टर, 300 कैंसर के स्पेशलिस्ट निकलते हैं अपनी डिग्री लेकर। तो यह बहुत ही कम नंबर्स हैं जो कि इतने बड़े कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो कैंसर पेशेंट को और कौन ट्रीट करेगा? जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं यह ज़्यादा से ज़्यादा शहरों की तरफ केंद्रित रहते हैं, क्योंकि वहीं पर कैंसर की जो अस्पतालें होती हैं या कैंसर की सुविधाएं हैं वहीं पर केंद्रित हैं। तो क्या हम यह समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सेकेंड टायर सिटी या फिर गांव की तरफ कोई कैंसर ट्रीटमेंट देने वाला ही नहीं है? नहीं। जनरल सर्जन्स, फिजिशियंस जिन्हें कैंसर के बारे में जानकारी है वह भी कैंसर की ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं और बहुत ही अहम भूमिका यह प्ले करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट में हमारे देश में। दूसरी सबसे बड़ी उलझन यह है कि हम कौन सी जांचें करवाएं। एक कैंसर सर्जन होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कैंसर को किसी छोटी बीमारी से कंपेयर ना करें। एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी भी अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में जब किसी को बुखार आता है, हल्की फुल्की जो बुखार होती है, उसके बाद वह टेस्ट कराता है, टेस्ट का रिजल्ट उसी दिन या अगले दिन आ जाती है, उसे दवाई मिल जाती है और 2-4 दिन में वो ठीक हो जाता है। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है। कैंसर के जो टेस्ट होते हैं औसतन लगभग 2 से 3 हफ्ते लगते हैं सिर्फ जांचें कराने में। इन जांचों के बाद ही कैंसर स्पेशलिस्ट यह डिसाइड कर पाता है कि कौन सी ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट होगी। तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिन्हें हमें कैंसर में करानी चाहिए? तो लगभग 3 से 4 सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। पहला, बायोप्सी यानी कि टुकड़े की जांच। टुकड़े की जांच के बारे में हमारे देश और हमारे समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हैं, जैसे कि टुकड़ा का जांच करते ही कैंसर फैल जाएगा हमारे शरीर में। बहरहाल इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये धारणाएं गलत है। बायोप्सी करानी जरूरी है, इससे हमें 2 जानकारी प्राप्त होती है। पहली चीज़ कि कोई भी गांठ कैंसर है यह पता चल जाता है। दूसरी चीज़, किस प्रकार का कैंसर है जिसे हमें ट्रीटमेंट करना है वह भी हमें पता चलता है। पहली महत्वपूर्ण जांच हो गई बायोप्सी। दूसरी जांच है
किसी भी प्रकार की स्कैनिंग यानी कि सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या पेट स्कैन। इन जांचों से हमें यह पता चलता है कि बीमारी कितनी ज़्यादा है उसी जगह, कितनी ज़्यादा फैली है आसपास में और शरीर में कितनी ज़्यादा फैली है। तीसरी महत्वपूर्ण जो जांच है वह है ब्लड टेस्ट, जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स हो गए, जिससे हमें पता चलता है कि औसतन बीमारी कितनी ज़्यादा है शरीर में, और जनरल ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शरीर कितनी आहत हुई है कैंसर से और पेशेंट कितनी ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर पाएंगे। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जैसे कि एंडोस्कोपी, बोन मैरो। इनके बारे में हम तब डिस्कशन करेंगे जब हम इंडिविजुअल ऑर्गन्स के बारे में, इंडिविजुअल कैंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कैंसर से जुड़ी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण उलझन की तरफ कि कैंसर की सही इलाज क्या है। हमारा भारत देश एक ऋषि मुनियों का देश रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि किसी भी बड़ी बीमारी के लिए हमारा जो रुझाव है वह आयुष की तरफ रहेगा। मैं एक एलोपैथिक कैंसर सर्जन हूँ, परंतु बचपन में जब भी छोटी मोटी सर्दी बुखार होती थी तो हम आयुष पर ही निर्भर करते हैं, और आज भी घर में छोटी मोटी बीमारी के लिए आयुष पर ही हम निर्भर करते हैं। परंतु मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगर 21वीं सदी में कोई सबसे बेस्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी कि सदियों की रिसर्च द्वारा प्रमाणित अगर इलाज है कैंसर का, तो वह है कैंसर के 4 स्तंभ, यानी कि सर्जरी, कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जिसे हम हिंदी में सिकाई भी कहते हैं, और इम्यूनोथेरेपी। इन चारों के कॉम्बिनेशन से ही कैंसर का इलाज इस 21वीं सदी में संभव है। परंतु यह कहना कि आयुष में कैंसर का इलाज नहीं है, यह शायद कुछ हद तक गलत हो। मुझे एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है कि इतने सदी बीत चुके हैं लेकिन हमारे देश में आज तक आयुष की तरफ से कैंसर के इलाज के लिए कोई भी बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी कलीग से कि आप भी कैंसर के लिए बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स करें, ताकि जो मैंने 4 कैंसर ट्रीटमेंट के स्तंभ बताए हैं आप उसके 5वें स्तंभ के रूप में उभरें। तब तक कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए सबसे ज़रूरी है यह 4 चीज़: सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। वीडियो के अंत में मैं यह आशा करता हूँ कि कैंसर से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण उलझनों को मैं सुलझा पाया हूँ। कैंसर का इलाज जटिल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। सही समय पर, सही जगह पर और सही इलाज मिलने पर हम कैंसर पर कामयाबी ज़रूर पा सकते हैं। धन्यवाद।